हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चैनल पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको जितने भी मैंने अभी तक करवाया है इस चैनल पे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 4 हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC is circumscribing a circle. The length of BC is dash सेंटीमीटर। अब ऐसा अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिखे जहाँ पे ऐसा ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स सर्कल के हर एक साइड्स में टच करते हैं, हमेशा याद रखिएगा जो भी पॉइंट्स टच करते हैं उससे वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। इससे मैं क्या समझाने जा रहा हूँ ये आप देखिए, थोड़ा फॉलो कीजिएगा। मैं जो लिख रहा हूँ उसके साथ डायग्राम को। ए पी कहाँ कहाँ टच कर रहा है? पी आर और क्यू पे। तो कहाँ कहाँ टच कर रहा है? पी आर क्यू पे। कहाँ कहाँ टच कर रहा है? पी आर क्यू पे। सो ए पी, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? ए पी इज इक्वल टू ए आर। ए पी इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू ए आर। फिर कहाँ पे टच कर रहा है? यहाँ पे पी और ये बी क्यू। ये बी, ये क्यू। और कहाँ पे टच कर रहा है? सी और सी आर। सी आर और सी क्यू, तो सी आर और सी क्यू। मतलब ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है उससे जहाँ पे वो टच कर रहे हैं वो कॉमन होते हैं। देखो मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये लाइन इसके इक्वल, ठीक है। अब ये तो हमने ग्राफिकली या डायग्राम से हमने समझा। इस इक्वेशन में कैसे अप्लाई करेंगे? हमें पूछा क्या गया है? इस पूरी चीज का वैल्यू। इस पूरी चीज का अगर वैल्यू हमें मांगा गया है तो हम पहले देख सकते हैं ये 3 है। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि BP इज इक्वल टू बी क्यू। नेक्स्ट AP इज इक्वल टू ए आर, तो ये 4 है तो ये 4 होगा। और ये अगर 4 है, ए आर अगर 4 है तो आर सी कितना होगा? 11 माइनस 4, क्योंकि टोटल तो 11 है। ये 4 है तो ये कितना होगा? 7। और ये अगर 7 है, इतना अगर 7 है तो इतना कितना होगा? कितना होगा? ये भी होगा 7। ये जितने भी कोण है ना वो इक्वल होंगे, ये, ठीक है। तो ये बी क्यू प्लस क्यू सी कितना होगा? 7 और 3 का प्लस 10 होगा आंसर। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 10। थ्योरम आपने अच्छे से समझा है। जहां पे आप ऐसा देखो, ऐसा टाइप का आपको मिले ट्रायंगल में, तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? एपी, एक सेकेंड, एपी इज इक्वल टू ए आर। इस डायग्राम को एक बार बना लेना बिना किसी चीज को लिखे, ठीक है। मतलब 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर मत लिखिएगा। एपी इज इक्वल टू ए आर, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, क्यू सी इज इक्वल टू सी आर। मतलब अगर ये x होगा, ये अगर x है, ये भी x यहाँ से यहाँ तक, ये y होगा तो ये भी y, ये z होगा तो ये भी z। समझा आपने ये बात? आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, इज इक्वल टू x, ये मैंने माना है z और ये मैंने माना है y, x y y। आप ऐसे करके इसको एक बार नोट कर लीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आया, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा बस 10 सेकंड का। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0। मतलब ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा इतना तक, ये है आपका x1 का वैल्यू, ये है आपका y1। देन 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, मतलब ये है आपका x2, ये आपका y2। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ये मान लेते हैं हमें क्या बताया, एक लाइन दिया गया है x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। इस लाइन का हम नाम दे देते हैं AB। तो डिस्टेंस ऑफ AB हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है उसका, डिस्टेंस D इज इक्वल टू, अगर इस लाइन का मैं डिस्टेंस D मान लूँ, सो D विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। इन दोनों का डिफरेंस, x2 और x1 का डिफरेंस, इसका
और इसका डिफरेंस किससे लेंगे, x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 नहीं, x2 माइनस x1। फर्दर आप ये भी ध्यान रखो कि उसका स्क्वायर माना गया है, तो आप अगर x1 माइनस x2 भी करोगे तो नेगेटिव में भी आएगा, तो आना तो आंसर सेम है क्योंकि स्क्वायर होगा, स्क्वायर में तो कोई वैल्यू नेगेटिव आएगा नहीं, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस का स्क्वायर, x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस का स्क्वायर, ये आप मान के चलो, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो ऐसे सीधी भाषा में, और उसका रूट होगा, ठीक है, उसका रूट होगा तभी वो आंसर मिलेगा, मतलब उसका रूट ये। तो यहाँ पे हमारा x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है हमारा 0, x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू है हमारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ऐसा x2 कभी बड़ा ऐसा दो ऑपरेटर के बीच में रहेगा तो उसमें और एक ब्रैकेट ले लेना, नहीं तो बस माइनस मल्टीप्लाई करने के टाइम पे प्रॉब्लम होगा, आंसर गलत हो सकता है, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। y2 का वैल्यू क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, माइनस y1 का वैल्यू क्या है 0, उसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। इसका हम आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 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 का तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया वो, और इसका a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 0 का तो होल स्क्वायर 0 ही बनेगा, कुछ होना है नहीं उसको। अब पहले आप इसको स्क्वायर को निकाल के डायरेक्ट a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऐसे करके काट कुट मत कर देना, इसको पहले ब्रेक करना है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा। ये पूरा इससे कट जाएगा, प्लस है ये माइनस में सेम चीज, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, पूरे के ऊपर क्या है, रूट है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए बी को कॉमन ले लो बस, ऐसे करके आपको अरेंजमेंट करना है, ना कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक एक जगह में, आपको ऐसे करके ही अरेंजमेंट करना है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इसको आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, आइडेंटिटी है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू आपका d। तो आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। तो कभी भी ऐसा दिख जाए तो आपको ऐसे करना है। कुछ लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर को कॉमन लेते हैं और फिर इसको कॉमन लेते हैं। वैसे करके आपको नहीं करना, आपको ऐसे फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा आसान होगा। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर्म बाय पॉइंट्स पी क्यू आर का फॉर्म दिया हुआ है, पॉइंट्स -5, 7, -4, -5, 4, 5। एक ट्रायंगल जिसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया गया है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 देन x प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। मैं आपको इससे भी एक इजी मेथड दिखाता हूँ। इसमें तो आप x1 x2 y2 x1 x2 y2 y3 सबका वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूँ। मैं आपको इससे इजी एक मेथड बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हाफ
ऐसे निकाल लो, ऐसे एक बड़ा सा ये लिखो, हर एक को ऐसे करके लिख दो, -5 7, फिर यहाँ पे आप लिख दो, उसके बाद क्या है -4 -5, उसके बाद क्या है 4 5, और फिर से ये वाला फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वो फिर से आप यहाँ पे लिख दो -5 7, ठीक है। जो आप फर्स्ट में लिखोगे वो फिर से यहाँ पे लिख दो, तो 4 टोटल टर्म्स बनेंगे आपका। यहाँ पे x पहले लिखोगे, फिर y वाले चीज लिखोगे, ऐसे करके लिखना। अब इसको इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, हर एक के साथ इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, पहला आपका हाफ 25, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा -28, इसका माइनस करना है, मतलब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और दोनों का माइनस, तो यहाँ पे आके आएगा -28 का माइनस, फिर इसके साथ इसका माइनस करो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -20, उसके बाद इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे लेकिन फिर माइनस करोगे, माइनस और -20, उसके बाद इसके साथ इसका, पहले ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे +28, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे -25 और उसका माइनस, हो गया काम। ये क्या होगा 25 माइनस यहाँ पे 25 प्लस 28, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, यही समझ जाओ, मैं फिर से लिख रहा हूँ हाफ -20, यहाँ पे माइनस माइनस +20 प्लस 28 माइनस +25, ठीक है, यही होगा, ये 20 कट जाएगा, 25 25 50 20 20 56, मतलब 106 58 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर। जिसे ये वाला मेथड समझ में नहीं आया है वो वीडियो को स्लो में देखो रिवाइंड करके, बस ये वाला क्वेश्चन, और जिसे तब भी समझ में नहीं आ रहा है वो इस ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर सकता है। इसमें आपको सेम x1 का वैल्यू लिख लेना पड़ेगा -5, फिर y2 का वैल्यू, फिर y3 का वैल्यू, x2 y3 ऐसे करके लिख के फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट्स a 3,1, b 5, p c 7, -5 आर कोलिनियर। अब कोलियन की एक खास बात है कि यहाँ पे जो आंसर होता है ना वो 0 होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, क्यों, क्योंकि कोलिनियर है, मतलब सारे एक ही लाइन पे हैं। अब सारे एक ही लाइन पे, मतलब ये बी ये सी, अब कैसे ट्रायंगल बनाओगे आप, कैसे ट्रायंगल बनाओगे आप, उसको ज्वाइन करोगे तो कोलिनियर ही बनेंगे ना, सेम लाइन पे आएंगे। कैसे ट्रायंगल बनाओगे, कैसे आप, एक लाइन तो कम से कम यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, तब तो आप ट्रायंगल बनाओगे, कि यहाँ पे कहीं दूर पे होना चाहिए, तो कोलिनियर है, सेम लाइन पे आ रहा है, तो इसलिए ट्रायंगल का एरिया जब 0 होता है तब वो मतलब कोलिनियर, सेम लाइन पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें वैल्यू पुट करना है, इक्वल टू 0 से इक्वेट करना है, हाफ, मैं अपना मेथड फॉलो कर रहा हूँ, आप इस मेथड से इक्वल टू 0 करके कर सकते हो, हाफ a का 3,1, b का 5p, c का 7 -5, और a मैंने फिर से लिखना है हमें 3,1, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे 3p, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे 5, तो माइनस करो तो -5, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे -25, माइनस में बस इस वाले में कर रहा हूँ जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, फिर ऊपर गया 7p, तो -7p, नीचे आया जो आया वही, +7 आया तो +7, -7 आया तो -7, इसमें आया कितना आ रहा है -15, उल्टा लिखूंगा मतलब +15 लिखूंगा, हाफ इज इक्वल टू 0। अब ये हाफ को हमको रहने नहीं देना, यहाँ पे 0 में लेके चले जाएंगे, मतलब इंटू 2 हो जाएगा तो 0। अब 3p - 7p हो गया -4p, -25 और -5 हो गया -30, ये तो कट गया ऑलरेडी, -4 पे आ गया, ये भी आ गया -30, बचा है 7 और 25, मतलब +22, 7 और 15 सॉरी, इज इक्वल टू 0, -30 और यहाँ पे -8 और यहाँ पे -4p इज इक्वल टू 0, -4p इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो 4p इज इक्वल टू -4p इज इक्वल टू 8, सो p इज इक्वल टू 8 बाई -4 इज इक्वल टू -2 का आंसर।
ये वीडियो में जो पिछला जो स्लाइड था उसमें अगर ये किसी ने समझा नहीं है तो इस वीडियो में ये भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू सिमिलर है। AB और PQ का ऐसा लेंथ दिया हुआ है रेशियो 1:3, एरिया क्या है? ऐसा कभी क्वेश्चन मिले AB और PQ का लेंथ दिया गया है, BC और QR का लेंथ दिया गया है, या RP और CA का लेंथ दिया गया है, एरिया निकालने के लिए बोला गया है, तो एरिया क्या होगा? इनका स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका रेशियो होगा AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आपको कभी दे भी दे ऐसा, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर बाय RP स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एरिया क्या होगा? इसका होल स्क्वायर 1 और इसका होल स्क्वायर 9। क्वेश्चन कैसे घुमा सकते हैं यहाँ पे? इसमें से कोई भी एक दे सकते हो तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म थ्योरम को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया के बदले पेरीमीटर पूछ ले तो ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर P के लिए विल बी इक्वल टू AB बाय PQ, BC बाय QR, CA बाय RP। मतलब यहाँ पे बोला है 1/3, तो वहां पे भी क्या आएगा? पेरीमीटर पे क्या आएगा? 1/3 आएगा, लेकिन एरिया पूछा तो 1/9 आ जाएगा। पेरीमीटर पूछे तो 1/3, जो लेंथ का रेशियो वही, एरिया पूछे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, जो लेंथ का रेशियो है उसका स्क्वायर, 1 का 1, 3 का 9, ठीक है। नेक्स्ट, cos थीटा बाय साइन 10, cos 80 बाय साइन 10 प्लस cos 59 प्लस cos 31। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का थ्योरम, साइन थीटा या साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखे तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 80, साइन थीटा अगर 80 है तो साइन थीटा का 80 हो जाएगा कॉस थीटा का 10, क्योंकि 10 ही है थीटा का वैल्यू। 90 माइनस थीटा हो गया 80, तो कॉस थीटा का वैल्यू इसका मतलब जो था, मतलब ना 80 प्लस यहाँ पे 10 होगा 90, तो साइन कॉस। सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, या वाइस वर्सा, cot या tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ऐसे, ठीक है। तो cos 80 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं sin 10, या फिर sin 10 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 80, कुछ भी लिखो, आंसर आपको वही मिलने वाला है। तो sin 10 बाई sin 10, मतलब दोनों का अगर प्लस 90 हो रहा है तो हम साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। ये होगा आपका 1, तो ये आपका आंसर आ गया 1 प्लस cos 59, यहाँ पे cosec 31। तो cos 59 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 31 लिख सकते हैं, क्योंकि 59 प्लस 31 होता है 90। तो cos 59 अगर यहाँ पे cos 59 है तो sin वो इक्वल होगा sin 31 का, क्योंकि 59 और 31 होता है 90। तो ये इक्वल बन जाएगा आपका sin 31 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री। ये कट जाएगा क्योंकि sin 31 इंटू 1 बाई साइन 31 बनेगा, तो ये भी 1, सो 1 प्लस 1 आंसर आएगा आपका 2, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप इसका अच्छे से देखोगे पेपर इंप्रेशन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज कितना? ABCD ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका ऑल्टीट्यूड पूछा है। अब ऑल्टीट्यूड सारे इसके क्या होंगे? सेम होंगे। ये भी ऑल्टीट्यूड है, ये एक ऑल्टीट्यूड है, या ये एक ऑल्टीट्यूड है, कोई भी एक का ऑल्टीट्यूड का जो वन ऑफ इज ऑल्टीट्यूड, सारे सेम है ऑल्टीट्यूड वैसे, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड के का लेंथ कितना होगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है फर्स्टली, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 है दिया गया है। अब ऑल्टीट्यूड का लेंथ होगा ऑल्टीट्यूड और height of an
ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, ठीक है, √3/2 इंटू साइड, मतलब √3/2 इंटू 2a, 2 कर दिया √3a, यहाँ पे 2a दिया गया था ना साइड का वैल्यू, इसलिए तो √3a। अब अगर आपको यहाँ पे कोई पूछ ले कि अगर ऑल्टीट्यूड का वैल्यू इतना है तो एरिया का वैल्यू कितना है, देखो ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, अगर इसे बेस मानेंगे तो ये ऑल्टीट्यूड आपका बनेगा, अगर मैं इसे बेस मान रहा हूँ तो ये क्या है 2 है, ये क्या मैंने लिया राइट √3/2 इंटू 2a मतलब √3 है, तो ये आपका आंसर है यहाँ पे 2a, यहाँ पर आंसर है √3a इंटू 1/2, आपका आंसर बन जाएगा √3a²। तो एरिया जो होता है वो होता है कब, जबकि इक्विलेटरल, वो होता है √3/4 a का होल स्क्वायर, मतलब साइड का होल स्क्वायर, यहाँ पे जनरल में साइड भी बता सकता हूँ, साइड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, sin² + 1/tan² थीटा, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नीचे वाले से प्रॉब्लम है। 1 + tan² थीटा का मैं मान सकता हूँ sec² थीटा, sec² थीटा 1/sec² थीटा में चला जाएगा, ये cos² थीटा, sin² + cos² थीटा हो जाएगा 1, ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बताया था क्या कि अगर tan थीटा कभी भी दिखे, sin tan ये सब दिखे, और tan थीटा भी दिखे आपको 45 डिग्री मान लो, इसको आप मान लो 45 डिग्री, ये क्या आएगा आंसर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस tan 45 इज 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 इसका, तो कुछ भी करो आंसर 1 आना है, मेथड से करो, शॉर्टकट से करो, वैल्यू पुटिंग से 1 आना है। अब यहाँ पे tan थीटा है तो हम कभी 0 और 90 नहीं लेंगे, √3 ले सकते हैं, मतलब थीटा इक्वल 30 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं 30, 60, 45 डिग्री ले सकते हैं। 45 डिग्री इसलिए लेते हैं जनरली क्योंकि 45 डिग्री में tan थीटा का वैल्यू 1 आ जाता है, कैलकुलेशन में ठीक रहता है। थीटा में क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू 1/√3, इसमें √3 और इसमें 1 आता है, तो इसमें इजी रहता है इसलिए 45 लेते हैं। अदरवाइज 0 और 90 छोड़ करके अगर tan का कुछ भी वैल्यू हो, वैल्यू पुटिंग मेथड में ये थीटा का वैल्यू ये सब ले सकते हैं, थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चोजन एट रैंडम, ठीक है, ABCDEF, थोड़ा जल्दी लिख लेता हूँ, ABCD ये ऐसे मैंने लिख लिया WXYZ तक। अब कोई भी रैंडमली मैं पिक कर रहा हूँ, मैं कितने बार टोटल पिक कर सकता हूँ, मैं 24 टाइम्स पिक कर सकता हूँ। मुझे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम मेरा कितने बार हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 2 14, 26 टाइम्स, 26 टाइम मैं ले सकता हूँ, टोटल 26। अब 26 टाइम आप ले ही सकते हैं। अब मुझे पूछा है कि कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कॉन्सोनेंट मतलब वावल नहीं है जो, तो हम वावल कम होता है तो वावल को काट देंगे, जितने वावल है टोटल से माइनस कर देंगे 26 से और उसे ले लेंगे। मुझे भी हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि 24 अल्फाबेट से कि 26, इसलिए मैं गिन लेता हूँ, 26 रहता है, ये आप याद रखिएगा। तो वावल्स क्या क्या है, A, E, I, O, U, ठीक है, यही वावल्स है। तो कितने वावल्स है, 1 2 3 4 5, 5 वावल्स है, तो कॉन्सोनेंट कितने हुए 21। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक कॉन्सोनेंट निकले हमेशा 26 बार, अगर हम पिक करेंगे कॉन्सोनेंट, क्योंकि बाकी 5 बार तो हमेशा वावल ही निकलेंगे, क्योंकि 5 वावल वो तो निकलने ही है, कभी ना कभी तो निकलेंगे 26 टाइम्स में, तो बाकी कितना कॉन्सोनेंट निकल सकता है 21, तो 21/26 ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी। डेसिमल में पूछे तो डेसिमल में, नहीं तो अदरवाइज ये 13 × 2 है, ये 7 × 3 है, तो डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे, तो 21/26।
लेकिन तब भी अगर डेसिमल में भी करोगे ना, ये आंसर जो है ना प्रोबेबिलिटी, ये 0 से लेके 1 के रेंज में ही आएगा, मतलब इक्वल टू 0 टू इक्वल टू 1 तक ही आएगा। ये 1 तो नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, इस बीच में ही कहीं पे आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट, ये मैं क्वेश्चन चाहता था कि आए, इससे मैंने लिया। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग अ गेम इज 0.07, अगर विन करने का प्रोबेबिलिटी 0.07 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या है, उसका उल्टा क्या है? 0.07 अगर विनिंग का है तो लूजिंग का क्या है? हमेशा याद रखिएगा, फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल इज इक्वल टू 1 या 100%। या तो आपके फेवर में होगा या फिर नॉन फेवर में होगा, तो वो टोटल 100% ही होगा। ठीक है, इधर ये होगा या फिर वो होगा, कुछ तो होना ही है, तो इज इक्वल टू 1, 100%। तो फेवरेबल मतलब विनिंग यहाँ पे क्या है, 0.07 प्लस नॉन फेवरेबल को हम x मान लेते हैं, जो पूछा है कुछ भी मान लेते हैं अभी, 1 माइनस 0.07। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। अगर कभी आपको जैसे कि उस टाइम पे आपको पूछा कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट का कितना रहेगा, 21/26, ये आपको मान लीजिए दे दिया है कि ये प्रोबेबिलिटी है 21/26, तो वावल पिक करने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? तो वावल का क्या रहेगा, वावल का हम x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 1। सो ये आपका आंसर आता था 21/26, मतलब 5/26। देखिए 5/26 प्लस 21/26, तो 26/26 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, मतलब फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल इज इक्वल टू हमेशा 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट अगली वीडियो में हम करेंगे। ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चंस कर लिया है, ये 4th वीडियो था। आई होप आपको ये पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कीजिए अगर कुछ यहाँ पे बदलाव या सुधार लाना है वीडियोस में। और अगर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।